बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा का प्रोग्राम शाहीन सरगोदा और मैं हूं आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच। स्टूडियो इंजीनियर ज़ीशान अफजल, जबकि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद जमशेद कादरी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मलिक ग़ुलाम अब्बास आवान। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करे। आपके और मेरे दरमियान राब्ते के नंबर हमेशा से एक रहे और एक ही रहेगा 0483721102, लेकिन शर्त वही पुरानी के अपनेपन के साथ। ख़वातीन और हज़रात, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं और जितनी भी इंतज़ामी शख्सियात होती हैं, उन शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। दावत देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि पब्लिक और इदारों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है हमारा प्रोग्राम शाहीन सरगोदा। अब वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है रेडियो पाकिस्तान में भी, और स्ट्रीमिंग के थ्रू पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ सुनी जाती है। अगर दुनिया के किसी भी कोने पे आप मौजूद हैं, न सिर्फ सरगोदा बल्कि पूरी दुनिया में, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप किसी भी सर्चिंग इंजन पर जाएं, वहाँ पे टाइप कीजिए www.radio.gov.pk/live streaming। उसके बाद FM 101 सरगोदा क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ आपकी समातों से हमकनार होगी। और उसके साथ साथ इस वक्त भी हम सोशल मीडिया पे बराह रास्त भी हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि रेडियो जिद्दत की जानिब गामजन है। वक्त ज़ाया किए बगैर आज की मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ भी कराना है। मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी गिरां कदर खिदमात हैं और हर शख्स, अल्लाह ताला ने हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर रखी है, और इसके साथ साथ कोई आपको ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की ज़ात दे देती है, और उसको ऐसा अंदाज में जब आप निभाते हैं तो आप नेकियां भी कमा रहे होते हैं और अपनी सर्विस भी दे रहे होते हैं। तो मेरी मुराद जनाब चौधरी शाहिद हुसैन साहब से है। जब से हमारे डिवीज़न सरगोदा में तशरीफ़ लाए हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर बेस इकदामात हैं उसमें बड़ी एक एनर्जी सी आ गया, और यकीनन पूरे स्टाफ में एनर्जी आ गई और हमारे किसानों तक। चौधरी शाहिद हुसैन साहब, डिवीजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं चौधरी साहब आपको रेडियो पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर, रेडियो पाकिस्तान का ख़ुसूसी तौर पर आपका सर। चौधरी साहब, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। मौसम गंदम का है और हमारे किसान और हमारी जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। पहले तो ये बताएं कि ये जो वक्त है ये बिजाई का वक्त है और अब वक्त तकरीबन मुकम्मल होने के है। ये इसकी कौन सा सर वक्त जो है वो इसको हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि ये दुरुस्त वक्त है कि इस वक्त डिसीजन ले लेना चाहिए और गंदम लगानी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काश्तकार भाइयों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि चूँकि हमारी आबादी जैसे कि बढ़ रही है, हमारी खुराक की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, तो हमें अपना जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसको बढ़ाने की गंदम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। इस साल हुकूमत पंजाब ने, जो पंजाब का अगर मैं बात करूं तो वो टारगेट दिया था 1,60,00,000 रकबे पर गंदम काश्त होनी थी, और उसमें जो 25,600 मैट्रिक टन ये हमारी प्रोडक्शन जो पंजाब की होगी। अच्छा। और जो एवरेज यील्ड है वो हमारी 40 मन फी एकड़ इसका मुतय्यन किया गया है। सर, अभी मैं सरगोदा डिवीज़न की बात करता हूँ कि सरगोदा डिवीज़न में इस साल 16,66,000 रकबा जो है वो गंदम का काश्त होगा, और इसकी जो हमें औसत पैदावार का तयन है गवर्नमेंट की तरफ से वो 35.86 मन फी एकड़ है, जो पिछले साल से तकरीबन 4 मन ज़्यादा है। तो अगर जो टोटल मैं प्रोडक्शन की सरगोदा डिवीज़न की बात करूं तो यहाँ 23,90,000 मैट्रिक टन हमें गंदम जो है ना वो वसूल होगी। इसमें सर सरगोदा में सबसे ज़्यादा गंदम काश्त होती है, 4,90,000 एकड़ है, और खुशाब में 3,04,000 एकड़ है, मियाँ वाली में 4,70,000 गंदम है, और बखर में 4,02,000 है। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे कि किसानों के अंदर एक बड़ी इस साल मोटिवेशन थी कि उन्होंने महकमा ज़राअत की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक गंदम को बर वक्त काश्त करना है। तो इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त था वो होता है 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। 20 नवंबर के बाद एक एक दिन 1 एकड़ में 20 किलोग्राम पैदावार कम हो जाती है। अगर 2 दिन 20 नवंबर के बाद लेट काश्त करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 मन पैदावार कम हो गई। इस साल जो हमने जो फार्मर के लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि हमारे 2 बारिशें हुई हैं, और बाकी बीज की फ्राहमी बेहतर थी, खाद की फ्राहमी बेहतर थी। फार्मर को पिछले साल गंदम में बड़ा एक अच्छा रेट मिल गया था, 3900 रुपया, उससे मार्केट में भी ज़्यादा था।
तो इसमें फार्मर के अंदर एक बड़ा इस साल जोश था। अल्लाह ताला की मेहनत फजल से बारिशें हुई तो इस साल जो हमारा 14,13,000 रकबा हमारा भर वक्त काश्त हो गया है। जो हमारा 20 नवंबर का टारगेट था ये तकरीबन 84% हमारा जो बनता है ना सर, ये एरिया हमारा 20 नवंबर के अंदर अंदर काश्त हो गया। बाकी सर जो हमारा 16-15% के करीब हमारा रकबा है, हमारी ये कोशिश होगी कि हम फार्मर को मोटिवेट करें कि वो नवंबर के महीने के अंदर अंदर इसको मुकम्मल कर लें। और जो मेरे एस्टीमेट है, जो हमारा फार्मर के साथ सर्वे किया है, जो हमने फार्मर को उनके पास जाते हैं बात करते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये 16 लाख की बजाय 16,66,000 की बजाय 18.5 लाख रकबा गंदम का इस साल सरगोदा डिवीजन में काश्त होगा। उसमें थोड़ी सी फार्मर ने कनौला को थोड़ी सी जो पहले तरजीह में शामिल था वो फसल है उसको थोड़ा सा पीछे किया है, चूँकि गंदम में पिछले साल रेट अच्छा मिलने से उसका सारा हुकूमती पॉलिसी बेहतर होने की वजह से तो गवर्नमेंट की यही तरजीह है कि गंदम को ज़्यादा रकबा पर काश्त किया जाए। ठीक। अच्छा शाह साहब, बड़ी खूब तफसीलन आपने पूरे डिवीजन का, पहले पंजाब का और फिर डिवीजन और फिर अपने इस हवाले से सारी बात की, जितनी भी हमारी तहसीलें हैं उस हवाले से भी आपने बात की। सर ये तो वक्त अब 20 नवंबर, आज 21 नवंबर हो चुकी है और इस हवाले से हमें आगे बढ़ना है। यकीनन थोड़ा सा आपने कहा कि 84% कवर हो गया और बाकी पेंडिंग है। सर जो तरीका काश्त है उसमें सिफारिश करदा खाद का बड़ा एक अहम किरदार होता है कि खाद कौन सी देनी चाहिए, फास्फोरस खाद कितनी देनी चाहिए, डीएपी कितनी, यूरिया कितनी देनी चाहिए और वक्त बिजाई देनी चाहिए। अगर वक्त बिजाई मिस हो गया तो ऊपर कौन सी तो ये बड़ा एक अहम उसकी जो आपने जो कि टारगेट रखा हुआ है तकरीबन 35.86 मन फी एकड़ एवरेज लेने के लिए, इसमें बहुत अहम टूल है सर। सर ऐसे है कि चूँकि हमारी जो खादें हैं जी, ये 16 अज्जा होते हैं जो कि किसी भी फसल को चाहिए। ठीक सर। किसी फसल को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। ठीक सर। तो गंदम की फसल में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, बोरान है और ये आयरन है, ये चंद जो अनासर है वो खाद के चाहिए। ठीक सर। तो हमारे काश्तकार को चाहिए कि इन अनासर को एक मुतनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। ठीक सर। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि हमारी ज़मीनें हैं, नाइट्रोजन हर ज़मीन में ही कम है। इसी तरह जो फास्फोरस है वो भी तकरीबन तमाम ज़मीनों में कम है। पोटाश है, बोरान है और जिंक है। ये 5 एलिमेंट अगर हमारे काश्तकार पूरे कर लें और इनकी एक निस्बत के साथ कि मैं समझता हूँ कि नाइट्रोजन अगर आपने 2 किलो डालनी है तो पोटाश जो है वो फास्फोरस जो है वो 1 किलो डाल लें और उसके साथ आधा किलो पोटाश डाल लें। ये इस निस्बत से अगर आप डालेंगे तो आपकी एक मुतनासिब खाद होगी और उससे जो आपकी पैदावार है वो पूरी होगी। पिछले सालों से देखने में ये भी आया है कि जहाँ ट्यूबवेल का पानी है वहाँ जिंक की कमी हो जाती है। जिंक डालने से भी हमारी फसल बहुत बढ़ जाती है और बोरान का जो गंदम के अंदर ये भी बड़ा अहम किरदार है। तो ये 5 जो हमारे अज्जा हैं ये गंदम में समझता हूँ काश्तकारों को बेहतर तो ये होगा कि वो काश्तकार भाई जो ना अपनी ज़मीन का, पानी का, हमारी लेबार्ट्रियाँ हर ज़िला में मौजूद हैं, सरकारी लेबार्ट्रियाँ, वहाँ से पानी और मिट्टी का टेस्ट करवा लें। लेकिन चूँकि अभी सीज़न हमारा गंदम का गुजर रहा है, अभी उसमें जो टाइम लगेगा तो फिर यही है कि जो हमारी दरमियानी ज़मीनें हैं और कमज़ोर ज़मीनें हैं वहाँ 2 बोरी डीएपी डालें, जो दरमियानी ज़मीनें हैं वहाँ 1.5 बोरी डालें डीएपी की बजाय के वक्त है, और जहाँ अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ 1 बैग डीएपी के साथ भी काम चल सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि आपने जो पोटाश है वो भी आधा बोरी या 1 बोरी एसओपी ये डालें। इससे भी जो ना फसल के अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाती है, फसल गिरने से बच जाती है, फसल में उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है, दाने का वज़न बढ़ जाएगा। तो ये जो इस हिसाब से वो खादें डालें। फिर एक हमने ना पिछले साल से एक ऐप मुतारफ़ कराई थी, फर्टिलाइज़र ऐप, खाद और साहब के नाम से वो प्ले स्टोर पर ऐप मौजूद है। एक काश्तकार के पास अगर सपोज वो उसने प्लान किया है कि मैंने 30,000 की खाद डालनी है, तो वो प्ले स्टोर पर जाकर जो है ना खाद साहब ऐप अपलोड कर ले, वहाँ से लिखे कि मेरे पास 30,000 एकड़ के लिए गंदम के लिए, तो वहाँ से कैलकुलेशन होकर आ जाएगी कि आपने इतने किलो नाइट्रोजन है, इतने किलो डीएपी है, इतने किलो जो पोटाश है, उसका सारा जो ना वो कैलकुलेशन बाकायदा एक कंप्यूटर खुद कर देगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक फार्मर को चाहिए कि मुतनासिब खादें डालें। बार बार यूरिया डालने से, इसका नाइट्रोजन खादों के इस्तेमाल से फसल तो बड़ी हो सकती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं दूसरी जो बात यह है कि चूँकि अभी काश के वक्त अगर किसी भाई ने फास्फोरस की खाद नहीं डाली तो उसके लिए बेहतर है कि वो पहले पानी के ऊपर भी फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकता है। तो साथ ये है कि अभी जो कि पहला पानी भी लगना है फसल की बिजाई के 1 माह बाद, इस वक्त नाइट्रोजन खाद देना बहुत ज़रूरी है।
अगर काश्तकार भाई पहले पानी पर नाइट्रोजन खाद नहीं देंगे, वो डीएपी की शक्ल में हो सकती है, नाइट्रोफास की शक्ल में हो सकती है, वो सिंगल यूरिया भी हो सकती है। अगर वो खाद पहले पानी पर नहीं डालेंगे तो फसल झाड़ नहीं बनाएगी। ठीक। अच्छा, चोई साहब आपने बड़ी खूब तफसीलन बता दिया। बिजाई की हमने बात डिस्कस कर ली, पहले पानी तक हम पहुँच पे, अमल दखल उसमें डीएपी, पोटाश, एसओपी, यूरिया, जो भी चीज़ें उसमें सारी हमने इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली, वो बड़ी ज़रूरी है। आपने बड़ी खूब बात की कि तजिया करवाना चाहिए, लेकिन अब वक्त नहीं है। सर, इसमें बड़ी अहम किरदार है अवेलेबिलिटी, यानी कि खाद की अवेलेबिलिटी। अभी आपने खाद का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि खाद का, अगर दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं हमारे किसानों के लिए, बड़े इसमें परेशान भी हैं, आपके पास जिम्मेदारी भी है, डिविजनल आप डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के। पहले तो ये बताएं सर, यूरिया का क्या रेट है, डीएपी का मार्केट में क्या रेट है, और क्या ये पूरे डिवीज़न में अवेलेबल है सर? सर, हमारा जितना एक नेटवर्क गवर्नमेंट का बना हुआ है जी, उसमें जब कंपनी की तरफ से खाद कोई भी डिस्पैच होती है ठीक है, तो उसका जो ऐप है वो हमारे डीसी साहब के पास और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पास वो पहुंच जाता है ठीक है, कि फ़लाँ डीलर को फ़लाँ कंपनी की तरफ से इतनी खाद रवाना हो चुकी है। हम वो 3 दिन के अंदर अंदर वो वेरीफाई करते हैं, वहाँ जाकर खाद गोदाम में चेक करते हैं कि ये खाद कहीं रास्ते में नहीं चली गई, कहीं बाकी सूबे में नहीं चली गई हो। तो इसके लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सर हमारे पूरे डिवीज़न में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास अभी भी यूरिया मौजूद है। 80,000 के करीब हमारे पास डीएपी की खादें मौजूद हैं। नाइट्रोफास की बात करें तो ये भी डीएपी का अल्टरनेटिव सोर्स है। इस वक्त मार्केट में थोड़ी सी कम रेट पर ये मिल रही हैं, तो ये भी तकरीबन 80,000 के करीब बैग हमारे मौजूद हैं। फिर नाइट्रो जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट है वो भी हमारे पास मौजूद है, और ज़बरदस्त यूरिया जो है वो भी हमारे पास इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद है। सरगोदा डिवीज़न में इस वक्त खादों की जो फ्राहमी है वो एज़ पर रूटीन है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कोई कमी हो तो महकमा ज़राअत के हमारे तहसील पर ऑफिसर हैं, ज़िला पर हमारे दफातर हैं, आप एसी साहब के ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। गवर्नमेंट बाकायदा इस पर बाकायदा एक नज़र रखे हुए है। कमिश्नर साहब हमारे बड़े सरगोदा के बड़े इन टच रहते हैं। किसानों की बाकायदा इस साल हमने एक कमेटी नोटिफाई की है जो गंदम की काश्त पर खसूसी तौर पर उसके अवामल पर नज़र रखे हुए है। तो अगर कोई किसान को मसला है तो हम 24 घंटे उनके लिए हाजिर हैं। ठीक। तो रेट कोई बताना चाहेंगे अगर आपके पास हाँ, मौजूद, ताकि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क ना आए, कहीं अगर फ़र्क है तो वो आपको शिकायत कर सकते इसमें मैं थोड़ी सी अर्ज करूंगा जी। कि जो रेट होता है वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हर ज़िले में मुतय्यन करता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली रेट वही होता है जो कंपनी की तरफ से जारी होता है। जी। तो इस वक्त हमारा जो अगर डीएपी का रेट मैं बताऊं तो ये 12,700 से लेकर 13,300 के करीब इसका सरकारी रेट है। ठीक है, अगर मैं यूरिया की बात करूं तो इसका रेट 3410 से लेकर 3795 रुपये है। ये वो है जो कि सरकारी रेट पर इस वक्त चीज़ें हैं। अगर हम बात करें ज़बरदस्त यूरिया की तो उसकी कीमत 4800 के करीब है। ठीक, ये हमारे नोटिफाइड रेट हैं, और हमने जो जितने डीलर उनको पाबंद किया है कि वो रेट लिस्टें वेजा करें, बड़े बड़े अपनी दुकानों पर बैनर फ्लैक्स लगाएं। और डीसी सरगोदा ने खसूसी तौर पर एक काविश की पिछले दिनों, जो जितने डीलर थे उनके साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि आपके गोदामों में खाद नहीं होनी चाहिए, खाद आपकी दुकानों पर होनी चाहिए, ताकि किसी आदमी को ये नहीं कहा कि खाद जाकर वो गोदाम में छुपी हुई जाकर लो। हम इस पर पूरा काम कर रहे हैं, और हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, हमारा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, इसमें मिनिस्टर एग्रीकल्चर है, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर और एग्रीकल्चर की पूरी टीम किसानों के लिए दिन ब दिन जो हम रात दिन उनके लिए काम कर रहे हैं। और जो हमारे डीलर हैं या कंपनियां हैं इस पर पूरा नहीं उतर रही तो हमने 52 FIR दर्ज करवाई हैं जो काश्तकारों को मुकर्रर रेट पर खाद नहीं दे रहे। 35 लोगों को अरेस्ट करवाया है, और तकरीबन 64 लाख उनको इस साल हमने फ़ाइन किया है। हमारी कोशिश यही है कि फार्मर को जो उसके इलाके में खाद बर वक्त मिले। ठीक। अच्छा चोई साहब, बड़ी खूब आपने रेट भी बता दिया। और अगर सर कोई रेट ज़्यादा ले रहा है, जैसे कि आपने कहा कि वो इसी हिसाब से रब्ता कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे रब्ता कर सकता है, तो दरख्वास्त देगा किस तरीके से? वो स्लिप, अगर वो कहते हैं जी नॉर्मली खाद लेने जाएं किसान भाई, तो वो उन्हें चिट तो देते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी एक बोरी है, क्या चिट लेनी है, या प्रिंटेड बिल देते ही नहीं है। आम किसान जहाँ पे मौजूद, अब यूरिया की बड़ी वक्त में ज़रूरत होनी है क्योंकि पहला पानी लगना है, वक्त तकरीबन आ चुका है, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराने के लिए, किसान के बाजू बनने के लिए
कोई टोल फ्री नंबर या हंगामी तौर पे इकदाम किए जा रहे हैं सर? सर इसमें जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं चूँकि वो ज़िले के इंतज़ामी हेड होते हैं जी। और बेसिकली ये सारा वही डील कर रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चर उनके ऐसे मुतहती काम कर रही है। अगर किसी काश्तकार भाई को कोई मसला हो तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस है वहाँ एग्रीकल्चर का एक बाकायदा सेल कायम किया गया है, फोकल पर्सन है। तो मेरा नंबर है 0300 76 85 324। हमसे वो काश्तकार रब्ता कर सकता है कि इस आदमी ने हमें खाद नहीं दी या महंगी खाद दी है, तो उसके बाकायदा हम एज ए प्राइस कंट्रोल भी हमारे ऑफिसर हैं, फिर फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर है, उसके तहत हम उस पर बाकायदा FIR दर्ज करवा सकते हैं, उस पर जुर्माना कर सकते हैं। और जो उसने ओवर चार्जिंग की है उस पर भी जो ना बाकायदा हम उसको वापस रिलीफ जो लेकर देने के पाबंद है। ठीक, नंबर दोबारा बोल दीजिए। 0300 जी जी 76 85 324। शाहद हुसैन, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा। 24 घंटे ये फ़ोन ऑन होता है। कोई दोस्त इस पर मुझ पर व्हाट्सएप कॉल कर सकता है, बात कर सकता है। तो इंशाल्लाह सरगोदा डिवीजन में किसी काश्तकार भाई को इसमें खाद की फ्राहमी में और रेट में कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात की चौधरी साहब ने। चौधरी शाहिद हुसैन जो कि डिविजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हमारे साथ हैं, उन्होंने नंबर भी आपको दिया है। मैं नंबर दोहरा देता हूँ, 0300 76 85 324, यानी कि 0300 76 85 324। लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि एग्रीकल्चर के रेलेवेंट जो अगर आपको मुतलका शिकायत है उस वक्त इन्हें कॉल कीजिए। यकीनन मीटिंग मसरूफियात और उसके बाद हाँ, या व्हाट्सअप मैसेज आप ड्रॉप करते हैं जब भी उनके पास चौधरी साहब के पास वक्त होगा तो ज़रूर आपको रिप्लाई भी देंगे। बड़ी खूब कोई साहब, इस बात पर हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आप अपने डिवीज़न के लिए इकदाम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। सर, अब खाद का हमारा शोबा कवर हो गया, हमारे किसानों को समझ आ गया और चौधरी साहब कितनी खदमात दे रहे हैं ये भी पता चल गया आप सबको। अब आते हैं सर जी, खाद के बाद अगला वक्त था हमारा, अब आना था पहला पानी। हमने उस स्टेज पे पहुंच गए तकरीबन। उसके लिए नाइट्रोजन कितनी सिफारिश करदा होती है, या अगर उसको नाइट्रोजन के साथ वो सिंगल सुपर फास्फेट दे, क्या देनी चाहिए? बेहतर क्या है अगर उसने नीचे वो नहीं दी फास्फोरस? सर बेहतर तो ये है कि नीचे वो DAP डाली हो, पोटाश नीचे डाली हो, फिर एक बोरी यूरिया पहले पानी पर, ये जनरल हमारा फार्मूला है। दूसरा ये है कि एक बोरी यूरिया दूसरे पानी पर। इससे इंशाल्लाह ताला उसकी जो पैदावार है वो 40 से 50 मन के करीब हमारी वो ले सकता है। इसमें एक चीज़ की वजाहत कीजिएगा, यूरिया और ज़बरदस्त यूरिया, इसमें फ़र्क क्या है? जो ज़बरदस्त यूरिया है, जैसे इसका नाम ज़बरदस्त है, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो कि आयरन है, क्या है, इसमें जिंक है। जिंक हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है जिंक की। और दूसरी ये स्लो रिलीज है। ठीक, ये थोड़ी सी महंगी है लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसका। तकरीबन 1000 रुपये का 1100 का फ़र्क है। लेकिन अगर ये तो एक तो अवेलेबिलिटी इसकी आम जगह रहती है, इसकी ओवर प्राइसिंग भी नहीं होती, तो ये यूरिया जो है ना दूसरे यूरिया की निस्बत से बहुत बेहतर है। ठीक, और ये जो कैन गवारा है ये, हाँ वो तो नाइट्रोजन के सोर्स है, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अगर वो फसलें ना मिले, जहाँ हमारी कलर वाली ज़मीनें हैं या सैंडी इलाका है, तो वहाँ कैन गवारा आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा तरीका जो हमारे, एक तो होता है छट्टे से जिस तरह खाद डाली जाती है, एक होता है फ्लड करना, कौन सा बेहतर है यूरिया डालने को? यूरिया डालने के मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा जो रवायती तरीका है कि वो लोग छट्टा करते हैं, बाद में पानी लगाते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों से ये होता है कि जो आपने यूरिया डाली, यूरिया चूँकि बेसिकली नाइट्रोजन गैस है, जब आपकी फसल वो खाद ज़मीन पर पड़ी रहेगी तो वो गैस जो है ना हवा में उड़ जाएगी, तो आपकी फसल को उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं होगा। ये या तो ये है कि आपने खाद डालने के फ़ौरन बाद उसको पानी लगा देना है। ठीक। लेकिन दूसरा ये है कि आप बेहतर ये है जो मैं एक्सपीरियंस किया है कि आप दोस्तों ने जब ज़मीन में पानी लगा दिया, पहला पानी लगाने के बाद जब वो कीचड़ जैसी हालत में फसल हो, तो उस वक्त अगर आप यूरिया डालेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मैं काश्तकार भाइयों को ये भी एक थोड़ा सा मशवरा देता हूँ, ये हमारी टेक्नोलॉजी में बात आ चुकी है कि अगर किसी साल यूरिया की फरावानी कम हो जाती है, कोई मसले मसाइल है, आपके पास पैसे कम है, तो अगर 2 किलोग्राम यूरिया आप फसल पर 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दें, फोलियर स्प्रे कर दें, तो इससे भी आपको एक तो खर्चा कम होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यकीनन वो चॉइस ये उसके बराबर आएगा या कुछ उसके करीब करीब थोड़ा सा उसके बराबर आएगा। अच्छा। लेकिन इसमें रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक स्प्रे आप 25 दिन की फसल पर कर लें, फिर 40 दिन पर कर लें, फिर 65 दिन पर कर लें, ऐसे आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। इससे बैग के बराबर आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई और ये टिप्स हैं, जितने टिप्स अडॉप्ट करेंगे आपका खर्चा कम होगा और इंशाल्लाह औसत भी बढ़ जाएगी। सर, पानी लगा लिया, खाद पहला पानी भी लग गया, उसके बाद जड़ी बूटियाँ,
का तदारक पहले भी, अब ये बताएं कि ये पहले पानी से पहले करना चाहिए या उसके बाद करना चाहिए, और कौन सी जड़ी बूटियां उसमें उग जाती हैं? सर बेसिकली काश्तकार भाइयों को देखना चाहिए कि गंदम में दो तरह की जड़ी बूटियां उगती हैं। चौड़े पत्ते एक चौड़े पत्ते वाली नोकीले हैं, एक जो हमारी घासमा जड़ी बूटियां हैं जिसमें दुम्बी सीटी और जंगली जई है। तो इनका उगने का थोड़ा सा टाइम मुख्तलिफ है। ठीक जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं वो पहले पानी के साथ उगाती हैं। पहला पानी मोस्टली हम जो ना फसल को लगाते हैं 25-30 दिन की फसल टाइम पर। ठीक सर। तो इस वक्त जड़ी बूटियां उगाती हैं, फसल जब जड़ी बूटियां उगाती हैं चौड़े पत्ते वाली, जब उनकी 2 से 3 पत्ते की हालत हो तो हमें चाहिए कि बराबर जो मार्केट में इस वक्त जरी ज़ारे मौजूद हैं, वीडिसाइड मौजूद हैं, उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान भी किया कि 500 रुपया फ़ी पैकेट जो है ना वो सब्सिडी दी जा रही है। तो वो सब्सिडी चौड़े पत्ते वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दुम्बी जई और जंगली जई, दुम्बी सिटी और जंगली जई, ये मोस्टली जो जब फसल हमारी 40 दिन से ऊपर हो जाती है उस वक्त उगना शुरू होती हैं, तो इनको फिर दोबारा जो ना वो स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ कंपनियों ने ऐसी जहरी भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को एक साथ कंट्रोल कर देती हैं। तो ऐसी मार्केट में वो भी जड़ी बूटियाँ मौजूद है, अलग-अलग भी मौजूद है। ये फार्मर की अपनी चॉइस है कि उसने कैसे करना है। ठीक। अच्छा सर, एक होता है आपका फील्ड स्टाफ जिसे आमतौर पर कहते हैं, पूरे डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में फैला रहता है। क्या वो हमा वक्त किसानों के लिए सरगर्म अमल है? वहाँ पे फील्ड में जाके उन्हें बताते रहते हैं कि अच्छा ये खाद इतनी देनी है? आप तो यकीनन आपकी काविशें, आपकी कोशिशें सराहते रहते हैं, ओवरऑल आप डिवीज़न को देख रहे होते हैं। क्या इंश्योर करते हैं इस बात को आप? सर हमारे पास तकरीबन कोई 400 के करीब फील्ड असिस्टेंट है। ठीक सर। और तकरीबन 60 प्लस जो हमारे पास ऑफिसर हैं पूरी डिवीज़न में। अच्छा सर। तो गवर्नमेंट ने इस साल जो ना वो 64 टीमें मुकर्रर की हैं। और जो हमारे 1400 देहात हैं सरगोदा डिवीज़न के, वहाँ हमारी हर गांव में टीम जा रही है। वहाँ नंबरदार के डेरे पर जाते हैं, मस्जिद में ऐलान करवाते हैं कि फ़लाँ के डेरे पर सभी ज़िम्मेदार भाई इकट्ठे हो जाए। वहाँ ज़िम्मेदार आ जाते हैं, फिर हम उनको लिटरेचर भी देते हैं, किताबचे देते हैं। अच्छा। उनको रहनुमाई देते हैं, ये गंदम की गवर्नमेंट हुकूमती पॉलिसियों को बताते हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी बताते हैं ताकि वो अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर ले सकें। इसकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। इसमें हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नादर चट्टा साहब है, वो बड़े खुद भी फार्मर है। तो उनका बड़ी दिलचस्पी है कि हमने कोशिश करनी है कि हमारा हर गांव में नुमाइंदा पहुंचे, और जो लोग नहीं जा रहे उनके खिलाफ बाकायदा पीडा एक्ट के तहत मुसलसल कार्रवाई हो रही है, और जो दोबारा अगर किसी ने गलती की तो उसको सख्त सजा भी देंगे। इसमें लंबरदार या किसान आपसे रब्ता कर सकते हैं कि हमारे गांव में अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा? अगर वो रब्ता बिल्कुल करें, कर सकते हैं सर। हमारा हमारा ये नंबर है मेरा। इसमें कोई ऐसा देहात नहीं है कि हम 2 फेज़ में जाते हैं। पहला फेज़ हमारा जो वो मुकम्मल हो चुका है, अभी 16 नवंबर से हम सेकंड फेज़ में जाएंगे। पहले फेज़ में हमने काश्तकारों को गंदम का बीज, गंदम की वैरायटी, ज़मीन की तैयारी, ये सारा कुछ बताया था। अभी सेकंड फेज़ में हम जो उसका पानी कैसे लगाना है, जड़ी बूटी कैसे कंट्रोल करनी है, फसल को गिरने से कैसे बचाना है, मौसम को कैसे हमने देखना है, बीमारियों को कैसे हमने एरेडिकेट करना है, तो ये हमारा सेकंड फेज़ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे खुद मेरे पास व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, डेली हम उनको टेलीफोनिकली चेक करते हैं, पर्सनली विजिट के जरिए चेक करते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमारा जो एक पैदावारी ये बाकायदा शेड्यूल बनता है कि ये मेरे सामने जो है ना हमने ये आप दिखा दें कैमरे पे भी, ताकि वो ये शेड्यूल है हमारा कि कौन आदमी किस दिन किस गांव में जाएगा। ठीक। ये फार्मी आपने जिक्र किया क्लाइमेट चेंज, मौसम, इसमें आपको भी पता है दिन ब दिन हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और इसमें बीज बड़ी अहमियत का हामिल है कि उसके मुनासबत के साथ मौसम में भी वो अपनी वो जिसे कहते हैं उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर बीमारियों से बचने की वो सलाहियत मौजूद होना चाहिए। तो पहले तो सर बताएं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यकीनन हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी उसमें स्मार्ट वर्क कर रहा है, और कौन कौन सी जो इकसाम हैं, वैरायटीज़ हैं जो उसको आप बेहतर समझते हैं कि हमारे किसानों को उसकी जानिब आना चाहिए? सर मैं काश्तकारों को ये बताऊंगा, 3 साल पहले गंदम पर जो रस्ट की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है सर। उसको रत्ती भी बोलते हैं। उसमें हल्दी नुमा जो है ना पाउडर पत्ते पर आ जाता था। ठीक जी। इससे हमारे पूरे पंजाब की जो फसल गंदम है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई। तो अभी जो हमारे ज़री माहरीन हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने हमारे लिए बड़ी अच्छी इकसाम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। उसमें अकबर 19 है, दिलकश 20 है, फ़ख्र बखर है, अरूज 22 है, फिर MA 21 है, सबहानी 21 है, नवाब 21 है, जोहर है, पाकिस्तान 13 है, तो ये गाजी 19 है, जिनकोल है, अनाज है, अजाला है।
ये वो किस्में हैं जो कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन के ज़रिए इसका जो मियारी बीज है हम किसानों को सेल कर रहे हैं। उसमें बाकायदा हमारे जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन के आगे डीलर हैं उनसे आप बीज ले सकते हैं, या सरगोदा में या बाकी डिस्ट्रिक्ट में उनके अपने डिपो भी मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इस साल हम फार्मर को सब्सिडी पर बीज देंगे। ये तकरीबन 12 लाख बैग जो है ना ये गंदम के ये किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी पर दे रही है, और उस पर फ़ी बैग सब्सिडी जो है वो 1500 रुपया है। ठीक, 1500 रुपया का मतलब है कि आपको अगर 7700 रुपया इसकी सरकारी कीमत थी तो 1500 रुपया आपको जो ना वो वापस मिल जाना है। लेकिन जैसा वेदर चेंज है तो एक तो इन अकसाम में हमें जब वेदर की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो ये अकसाम लगानी चाहिए। जो हमारी बैन अकसाम है जैसे काली गंदम है सर वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। ये भी बड़ा ट्रेंड चढ़ा हुआ है। वो ट्रेंड है, वो अच्छा ऐसे ही है। उसमें वो बताते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन है, उसमें कोई न्यूट्रिशन ना है। जो हमारे माहर हैं, जो डॉक्टर वीट हैं, जो बाकायदा उन्होंने इस पर रिसर्च की है, वो जस्ट किसान को लूटने वाली बात है। तो मेरा किसानों से यही मशवरा है कि वो आपकी पूरी फसल तबाह कर सकते हैं। आपकी पूरी फसल बैठ जाएगी, फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसका ना इलाज आपके पास होगा ना ज़री फिर माहरीन के पास होगा। तो ऐसी काली गंदम या अनअप्रूव्ड वैरायटी जब हमारे पास बीमारियों से पाक रेजिस्टेंस वाली वैरायटी मौजूद है तो वो लगानी चाहिए। एक तो माहौलियाती तब्दीली में ये काम करना है कि हमने अक़साम का इंतखाब जो है ना वो बेहतर करना है। दूसरा हमने ये करना है कि जो बीज है उसको फंजीसाइड दवाई लगाकर काश करना है। आपने देखा है कि जिस पर दवाई अगर लग जाती है 2 ग्राम फी किलोग्राम उसमें थायोफनेट मिथाइल है, अगर बीजने से पहले बीज को लगा देंगे तो उस फसल पर जो रस्ट है, बरनाल कंट है, बरनाल है, ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो अगर दूसरा हमने ये भी मैं फार्मर को कहता हूँ कि आपने ज़मीन को लेवल करना है। अगर आप ज़मीन लेवल नहीं करेंगे तो कहीं पानी ज़्यादा होगा, कहीं पानी कम होगा, तो फिर आपकी फसल पर बीमारियों के ज़्यादा चांसेस हैं। जब बारिश आ जाती है तो फिर आपकी जहाँ नीचे जगह है वो गल सड़ जाएगी, फसल ख़राब हो जाएगी। एक ज़मीन को लेवल कर लें। दूसरा यह है कि आप उसके ना छोटे क्यारे बना लें। अगर आप क्यारे बनाएंगे तो आपकी फसल में जो ना वो लेवल एक जैसा होगा, पानी नहीं खड़ा होगा, तो इससे भी आप अपनी फसल को माहौलियाती तब्दीली से बचा सकते हैं। ठीक, चौधरी साहब अभी आपने जिक्र किया था कि सब्सिडी की बात की थी और ख़ासतौर पर बीज के हवाले से खाद पे भी होती है। सर इसको आम किसान समझने के लिए, क्योंकि कई किसान ऐसे होंगे जिन तक अभी ये आवाज़ अब रेडियो के थ्रू पहुंच रही होगी, उन्हें नहीं पता होगा, यकीनन कई अवेयर्ड होते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों मीडियम्स रखे हुए हैं, सोशल मीडिया भी और रेडियो भी, ताकि दूर दराज तक भी आपका पैगाम पहुंच जाए। सब्सिडी लेने का तरीका क्या है सर? वो किस तरह वो सब्सिडी लेगा? कूपन होता है, कोई रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उससे क्या होगा सर? इसमें सबसे पहले तो उस फार्मर को महकमा ज़राअत के पास रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ठीक, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो फार्मर रजिस्टर्ड नहीं है अगर वो सब्सिडी ले जाता है और को सूबे का आत्मीना ले जाए, ये चूँकि सूबे की सतह पर ये सब्सिडी की रकम रखी जाती है तो वो पंजाब का ग्रोहर होना चाहिए। ठीक, और महकमा ज़राअत के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये कतई कलामी की माजरत आपसे कि पहले जो रजिस्टर्ड हुए थे जिन्हें किसान कार्ड इशू हुआ था, क्या उसको रजिस्टर्ड वो भी रजिस्टर्ड किया जाता है? तसव्वुर है वो रजिस्टर्ड लोग हैं, तो उनको एक किसान को मैक्सिमम 5 बैग की सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, अगर कोई बड़े फार्मर हैं तो ये बेसिकली जो सब्सिडी होती है ये मीडियम और छोटे किसानों के लिए रखी जाती है। जो बड़े लोग हैं, फिर मैं ये भी साथ एक मशवरा देता हूँ काश्तकार भाइयों को कि अगर उनके पास बाजार से बीज खरीदने की सकत ना हो, तो जो घरेलू बीज है उसको अगर वो ग्रेड कर ले, उसको जो है ना छान लें, उसमें बारीक टूटा हुआ नाकस बीज है वो अलहदा कर लें, तो जो अच्छा बीज है, मोटा ताज़ा सेहतमंद बीज एक जैसी किस्म का, तो वो काश्त करने से 4 मन पैदावार उसकी बढ़ सकती है। तो ये छोटे छोटे अवामल हैं। मैं एंड पर जो समराइज करूंगा फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से अवामल से हम कम खर्चे से ज़्यादा गंदम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप उसका बता रहे थे कि अगर वो सब्सिडी लेना चाहता है तो उसको वही कूपन आपको मैसेज करेगा, क्या करेगा सर? उसमें जो वो बैग खरीदेगा गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कंपनियों को ऑथोराइज किया हुआ है कि ये इतने बैग तैयार करेगी सब्सिडी वाले, ये इतने करेगी, और वहाँ हर बैग के अंदर बाकायदा
वो बैग में सीड होगा, उसके ऊपर टैग भी लगा होगा और अंदर उसके एक कोपन होगा। ठीक है। वो कोपन काश्तकार ने एक स्क्रैच करके अपना शनाख्ती कार्ड लेकर अपने फ़ोन से जो उसके नाम पर दर्ज है, ठीक है, मेरे बहुत सारे काश्तकार भाई ऐसे होते हैं वो किसी के फ़ोन से मैसेज कर देते हैं, ठीक। फिर उनको जो सब्सिडी के मसले मसाइल जो ना वो आने शुरू हो जाते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि गवर्नमेंट के पास अभी चूँकि हमारा सेकंड जो 4 माह का बजट है वो अप्रूव होना है, तो इसमें हो सकता है किसी को 2-4 दिन का आगा पीछा हो जाए, लेकिन ये लाजमी तौर पर उनको गंदम के सीजन के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, चाहे वो खाद पे है, बीज पे है, किसी भी, वो कोपन वाली निशानी तो ज़्यादा हमारे किसान समझ सकते हैं और मौजूद होती है ज़्यादातर में, तो उसकी आप उसको स्क्रैच करके डाल सकते हैं। सर बड़ी खूब आपने बताई, और ज़मीन की हम बीज के हवाले से भी बात कर रहे थे, फंजीसाइड जहर लगाना चाहिए, ज़मीन की तैयारी लेवल करनी चाहिए। तो चोई साहब जो लेट होते जा रहे हैं, अब आपको पता है कि कमांड का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, क्रशिंग सीजन तकरीबन शुरू हो चुका है, रेट के हवाले से मामला बाकी वो भी चल रहे हैं, किसानों को मुश्किलात काफ़ी हद तक हैं, यकीनन हमें बैलेंस दोनों चीज़ें उनकी भी बात देखनी है। तो जो लेट हो जाते हैं किसान, यकीनन गंदम का टारगेट भी तभी कंप्लीट हो पाएगा जब उनकी ज़मीन खाली होगी, तो उनके लिए क्या आप सिफारिश करते हैं कि बीज को उन्हें चेंज करना है, वैरायटी यही रखनी है, या बीज की तादाद बढ़ा देनी है, तो या कोई और स्मार्ट वर्क से वो अपनी जल्दी उसमें पहुंच सकते हैं वक्त पे? आपने सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जैसा गंदम का जो आइडियल टाइम था वो तकरीबन गुजर चुका जी, है। गुजर चुका। इसमें मैं कहता हूँ कि 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक बीज जो है ना वो 40 से 45 किलोग्राम फी एकड़ हम रिकमेंड करते हैं जी। अभी चूँकि 21 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये भी अच्छा टाइम है। ठीक है। जो बेहतरीन टाइम था वो गुजर गया, हाँ। अभी बेहतर टाइम है। तो इसमें एक तो बीज की शरह जो ना वो कम से कम 50 किलोग्राम करनी है। ठीक है। दूसरा वो कोशिश करेंगे ड्रिल के जरिए काश करें। ठीक है सर। और जो खादें हैं जो हम कहते हैं कि वो ऊपर खाद डालनी थी वो बिजाई के वक्त सारी खादें डाल दें। ठीक है। फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर ज़मीन कोई तैयारी उसमें वतर कम है फिर गंदम को भिगोकर काश कर लें। ठीक। और हमारे पास ऐसी मशीनें भी आ चुकी हैं, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, तो वो उसमें ज़मीन जो है ना राइस के जो काश्तकार है उनके लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि वो पराली को आग ना लगाएं, बल्कि उसी को पराली के अंदर जो ना वो सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जो है ना वो गंदम काश कर देता है। फिर ज़ीरो टिलर ड्रिल है उसके ज़रिए गंदम काश करेंगे, उससे भी ज़्यादा अच्छे नतीजे आएंगे। ठीक। अच्छा सर, अब आते हैं कि पंजाब हुकूमत भी इक़दाम कर रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी इक़दाम कर रहे हैं, यकीनन हमारे आपके डी साहब भी इक़दाम कर, ओवरऑल सभी हमारे फार्मर्स की बेसिक कोशिश होती है कि जिसको मज़ीद हौसला देने के लिए मुकाबला जात कराए जाते हैं कि ये हमारा तहसील का मुकाबला, ये हमारे डिवीज़न का मुकाबला, ये सूबे का मुकाबला, उसमें तो ये थोड़ा सा बताएं कि अगर वो किसान उसमें शामिल होना चाहें या वक्त गुजर गया तो उससे फ़ायदा क्या उसमें उनको रिलीफ दिया जा रहा था, क्या उसमें फ़ायदा मिला? सर इसमें सबसे जो पहला हमने काम किया कि हमने तकरीबन डिवीज़न में 1045 जी सर गंदम के नुमाइशी प्लाट लगा रहे हैं। ठीक सर। ये हम फार्मर की हमने दरख्वास्तें ली थी जी, नंबरदार से तस्दीक शुदा थे, 12.5 एकड़ तक जो काश्तकार हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते थे जी सर। तो जो काश्तकार का कुरानदाजी के जरिए नाम निकलता है उसको हम 20,000 रुपया फ़ी प्लाट सब्सिडी देंगे। ठीक। ये मैं समझता हूँ इसका 2 फायदे होते हैं, एक तो फार्मर की थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाती है, दूसरा इससे जो सबसे बढ़कर होता है कि हम वहाँ जाकर अच्छे फार्मर के पास जाकर जब पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वो पूरे गांव में सप्लाइट कर वो वहाँ लोगों को नुमाइश के तौर पर पेश करते हैं। सही, बहुत फिर बाकी फार्मर भी देखकर कि इसने अगर 50 मन पैदावार ली है, इसने ये टेक्नोलॉजी, ये सीड, ये खाद, ये बीज इस्तेमाल किया तो वाई नाट, हम क्यों नहीं ले सकते। तो हमारा मकसद यही होता है कि अच्छे फार्मर के पास बरसरे रोड पक्की सड़क के ऊपर हम ऐसे नुमाइशी प्लाट लगाएं। एक तो हम नुमाइशी प्लाट लगा रहे हैं, ये इसके लिए बाकायदा हमने कुरानदाजी भी कर लिया है, हमारे पूरे डिवीजन में प्लाट लग रहे हैं। दूसरा सर हमारा इसमें जो हुकूमत की यही मोटिवेशन है कि हम अनामी मुकाबला जात करवा रहे हैं, उसमें गंदम की फसल हो, उसमें हमारा कनौला हो, उसमें हमारा सूरजमुखी हो। इस साल हमने कपास की भी इनामी मुकाबला करवाया और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि सरगोदा में बखर में एक काश्तकार ने जो तकरीबन 63 मन के करीब कपास हासिल की है, और मियाँ वाली की बात करूं तो वहाँ 57 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करके अभी वो पंजाब में विन करेंगे या डिवीजन में करेंगे। तो इसमें अनामी मुकाबला जात गंदम में मौजूद होगा। गवर्नमेंट का ये है कि हम डिवीजन सूबा पंजाब की सतह पर और इसके अलावा फिर हम ज़िला की सतह पर गवर्नमेंट अनामात देते हैं। और मैं सरगोदा डिवीजन में जहाँ बैठा हूँ, हमारी डिवीजन का ये रिकॉर्ड है कि हमने तकरीबन 100 मन के करीब फी एकड़ पैदावार ज़िला खुशाब से 2014 में हासिल की थी। उस काश्तकार ने अल्लाह यार साहब है, उन्होंने जो खुशाब से जो ना वो ट्रैक्टर भी जीता और गवर्नमेंट की तरफ से नाम मिला।
तो अभी भी वो फार्मर ने साल भी पिछले साल गंदम की वो 70 मन पैदावार लेकर पूरे पंजाब में वो तीसरे नंबर पर अब भी आया। तो वादी सून में चूँकि हमारा थोड़ा सा वेदर बेहतर होता है, नामियाती मैटर बेहतर है, जी जी। तो वहाँ हमारे पास पोटेंशियल है। ये हमें फ़ख्र हासिल है सरगोदा डिवीज़न को, जो पंजाब में रिकॉर्ड पैदावार है वो सरगोदा डिवीज़न में अब तक रिकॉर्ड हुई है। बहुत बड़ी बात है और एजाज़ की बात है आपके लिए भी और हमारे शहर सरगोदा के लिए भी, और हमें इस बात पे फ़ख्र भी है कि इंशाल्लाह हम दुआ गो भी हैं। कम से कम पंजाब लेवल पे यहाँ से भी जाएं लोग और उसका कंपटीशन अगर सरगोदा के लोग जीते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती और आपकी उसमें मेजर एफर्ट और कंट्रीब्यूशन होगा। सर इसमें आप जैसे कि हमने पहले खाद की बात कर ली, लेकिन ऐसे अवामिल हर जगह पे मौजूद होते हैं, कुछ शरपन अनासर होते हैं जो शायद आपको चलने नहीं देते या आपके डिपार्टमेंट को नहीं चलने देते और हमारे किसानों तक वो चीज़ पहुँचने नहीं देते। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं जाली खाद जी ये दे दीजिए, अक्सर बेचारे किसान उसको हर वक्त ना लेबार्ट्रियाँ मौजूद हैं ना उसके पास इतनी ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं कि वो वहाँ पे छोटे किसान की मैं बात करूँ, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो तो अपडेट हैं सारी चीज़ों से हो रहे हैं, लेकिन ये जो इसको रोकने के लिए और जाली खाद का जो है उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा रहा है आपकी जानिब से? सर हमारे तहसील पर इसके जो इंस्पेक्टर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे इंस्पेक्टर मौजूद हैं। सर इस साल हमने बड़ी अच्छी काविश की है, उसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नादर चट्टा साहब की खुसूसी हदायत थी कि हमने काश्तकार को असली खादें लेकर देनी है। हमने बाकायदा उनकी एक रेगुलर सैम्पलिंग की है और सरगोदा में पिछले हफ्ते हमारे पास जो लेबार्ट्री में सैंपल आए हैं रिजल्ट तकरीबन 15 सैंपल अनफिट हुए हैं। अच्छा। हमने उन लोगों को काफिले करदार था उनके खिलाफ FIR दी है, बंदों को अरेस्ट किया है और जो जाली खादे हैं वो पकड़कर पुलिस के हवाले किए हैं। इसमें साहिवाल से क्रैकडाउन हमने किया है। सरगोदा शहर में जाली खाद का जो पूरा 820 बैग का ट्रक हमने कैप्चर किया है, वो DAP जाली थी। मियाँ वाली में हमने जाली खाद पकड़ी है। फिर जो हमारी चेक पोस्टें हैं वहाँ से खाद जो है ना, दाजल चेक पोस्ट है, वहाँ से खादें बाहर से जाली हमें बाकी सूबों से आती हैं या जाती हैं, वहाँ हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। मेरी काश्तकार भाइयों से ये दरख्वास्त होगी कि अगर किसी को पता चले कि फ़लाँ आदमी इलाके में जाली खाद का बिज़नेस करता है, कारोबार करता है, या वो खाद को मशकूक समझे, तो हमारे महकमा ज़राअत के अफसरान से, हमसे, मेरे नंबर पर या DC साहब के ऑफ़िस में, AC साहब के ऑफ़िस में यकीनी वो रब्ता करेगा। तो उसके लिए फिर हम ये 2 नंबर लोग हैं इन पर मज़ीद शिकंजा ज़्यादा कर सकते हैं। बड़ी बात है जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे और यकीनन हमारे किसानों के लिए आप इक़दामात कर रहे हैं, DC साहब भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो जब तक वो सही मानों में नज़र आएगी, किसान खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। सर अभी वक्त हमारे पास थोड़ा सा है, उसमें मैं चाहता हूँ कि हम फ़ायदा ले लें आपसे, जितना आपके पास इल्म है, हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी उससे फैज़याब हो जाएँ। जो डाइट होती है सर, हम रूटीन में अपनी खाना खाते हैं, जो इसके लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग, तो ये बताएं कि जो अच्छी जो डाइट के लिए है वो कौन सी सर इसमें आप चीज़ें रिकमेंड करते हैं? सर इसमें मैं समझता हूँ कि जो अकबर 19 है, नवाब 21 है, जिनकोल है, जिनकोल 16 है, ये सर इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है। अच्छा। ये वो किस्में हैं जो कि हमारे ज़री माहरीन ने इनको ये मुंतखब किया है कि इसमें जो कि ग़िज़ाइयत बेहतर है, तो ये भी खाने के लिए इस्तेमाल जो वो की जा सकती है। फिर जो ड्यूरम है वो हमारी जैसे कि नूडल्स वगैरह बनने में वो भी काश्तकार की जा सकती है किस्म इससे। और एक किसी दौर में सूजी भी इसे बनाई जाती, तो इसी किस्म से जी बिल्कुल इन्हीं किस्म से बनती है। और मैंने ये देखा है कि फैसलाबाद 2008 ये खाने के लिए बड़ी अच्छी है। थोड़ी सी गो के इस पर अभी डिजीज़ आनी शुरू हो गई है, लेकिन ये भी फार्मर की मनपसंद वैरायटी है। ये भी उनकी मनपसंद वैरायटी और यकीनन ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, अभी आपने ज़िक्र किया जो मेजर तो हमारी क्रॉप्स जो कि हम कपास ले चुके हैं, ओवरऑल गंदम है हमारे डिवीज़न की, फिर लेकिन उसमें मुंजी भी गुजर गई, लेकिन अब वक्त इतना नहीं था, उसमें भी टारगेट अचीव कर लिए हमने, गन्ने पे भी कर लिए। जो आपने कनोला बताया और उसके साथ सूरजमुखी का था, आप क्या समझ रहे हैं कि इस जानिब हमारा किसान आ रहा है या उसे आना चाहिए? स्मार्ट वर्क से उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? ये फसलें, गंदम तो टारगेट हो रहा है हमारा, उसको अचीव करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ख़त्म कर दें, तो आप क्या समझते हैं इसमें सर? सर हमारी तो यही प्लान है कि काश्तकार भाई अभी उन्होंने ये काश करनी ना गंदम, जी इसके अगर 2 या 3 सियाड़ वो ये कनोला सरसों के काश कर लें, आम सरसों के काश कर लें, एक तो उस पर गंदम पर जो ना सुस्त तेला वो हमला नहीं करेगा। फिर उनको जो लोकल लेवल पर उनकी जो नीड है हर किसान की, हर घर की ज़रूरत होती है, सरसों के तेल की ज़रूरत है, कनोला का वो तेल है जो कि खाया भी जा सकता है। तो जैसे जैसे हमारे पास जो कि ज़मीनें कम है
तो फार्मर का पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था। सूरजमुखी ऐसी फसलें हैं जिनको पानी कम लगता है, खर्चा भी कम है, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है, नामी मुकाबला जात भी हो रही हैं। ये तेल की फसल है, ये हमारी जो हमारी सूरजमुखी की फसल है, और कनोला की ये काफ़ी शार्ट ड्यूरेशन फसल है और हमारे वेदर के हिसाब से बहुत बेहतर है। अभी आप हमारे डिवीजन में सर कुछ फार्मर को तादाद बताना चाहेंगे, इसमें कोई आ रहे हैं इस जानिब राग़िब हो रहे हैं या बस थोड़े हैं? नहीं, पिछले साल तो हमारे पास कनोला काफ़ी था। अच्छा। तो पिछले साल चूँकि मार्केटिंग का निज़ाम बेसिकली जो हमारा होता है उससे फार्मर को जो ना वो बड़ी एक अट्रैक्शन होती है। तो पिछले साल चूँकि इसकी जो ना कोई ज़्यादा मार्केटिंग बेहतर नहीं हुई, तो इस साल गंदम की तरफ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक। गंदम के हवाले से सर जो रेट है, यकीनन हमने महकमा फूड के हमारे पास अथॉरिटीज़ आई हुई थी, उन्होंने भी इंश्योर किया कि किसानों को जो कोई शिकायत हो तो हमारे पास डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए थे, उनसे भी, बल्कि मैं ये चाह रहा था कि आपको और उनका एक जॉइंट प्रोग्राम भी इंशाल्लाह फिर किसी दिन रखेंगे। तो ये जो मार्केट जो हमारे मौजूद हैं, यकीनन वो आपके डिपार्टमेंट से इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन किसान आपसे मुंसलिक ज़रूर है। उस हवाले से आप क्या कोई उन्हें गाइडलाइन भी मुरतब कर देते हैं? सर चूँकि एक्सपोर्ट प्राइस होती है तो इस साल अभी जो कि फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन 4000 के करीब जो हमें चल रहा है। तो गवर्नमेंट दाना दाना जो है ना हर साल खरीदती है। तो पिछले साल बल्कि टारगेट गवर्नमेंट को अचीव करने में थोड़ी सी मुश्किलात भी आई थी। तो फार्मर के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है ये फार्मर फ्रेंडली है। हमारे वज़ीर आला साहब जो है मोहसिन नकवी साहब है, उनकी क़यादत में फार्मर को इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा भी होगा और हम आगे मज़ीद बेहतरी की जानिब भी गामज़न होते रहेंगे। चोई साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमारी गुफ्तगू रही। यकीनन हमारे जो यहाँ पे देख रहे हैं सोशल मीडिया से हमें लोग, और जो रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाते जाते सर क्या पैगाम देंगे? ये दुनिया भर में आपको देखा भी जा रहा है। सर मेरा यही पैगाम है कि हमने गंदम को ज़्यादा रकबे पर काश करना है, इसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी है और अपने मुल्क को खुशहाल करना है। ठीक। मैं एक दफ़ा से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे साथ आप मौजूद रहे। चौधरी शाहिद हुसैन साहब, डिविजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम आपने देखा और सुना। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे चौधरी शाहिद हुसैन साहब, डिविजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और हमने उनसे गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक था। स्टूडियो इंजीनियर ज़ीशान अफजल, और हमें टेक्निकली मावन हमारे साथ रहे नुमान शफीक, और अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास अबान को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अपनों और अपने गिदों का खास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।